क्लास 10th का साइंस का पेपर जो 25 फरवरी को हुआ है उसका सेट नंबर 1 करेंगे। 1 नंबर का सेट आया, बहुत इजी पेपर आया। फिर सेक्शन ए बायोलॉजी। चलो पहले क्वेश्चन में पूछा है कि कोई प्रवीण है, उसको लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन बोला है फर्स्ट में। एनारोबिक इन ह्यूमंस, ये तो होती है लैक ऑफ ऑक्सीजन में और लैक्टिक एसिड बनता है। तो याद हो तो ग्लूकोज 6 कार्बन, फिर ये टूटेगा साइटोप्लाज्म में, पाइरूवेट 3 कार्बन, फिर यहाँ मसल सेल्स और लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, और लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन, मसल सेल में होती है, मसल सेल में होती है और लैक्टिक एसिड भी बनता है। तो इस हिसाब से 1 और 3 ठीक है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा इसका, 1 एंड 3। फिर भाई क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन है, ये तो हर साल ही आता है, पता नहीं क्या सीबीएसई को इससे भाई क्वेश्चन से हर साल छात्रों से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो रिपीट हो रहे हैं। चलो देखो, यहाँ एक कटोरी रख के भूल गए, कटोरी में रख रखा KOH और दूसरा ये जार है, अब इसमें ये ऑप्शन में बोला है बोथ आर केप्ट इन डार्क रूम फॉर 3 days। सही बात है, डार्क रूम में ही करते हैं, पहले 3 दिन अंधेरे में, फिर 6 घंटे के लिए लाइट में, 6 घंटे के लिए लाइट में, फिर स्टार्च टेस्ट करते हैं आयोडीन वाला। तो इसमें तो नेगेटिव आता है और इसमें पॉजिटिव आता है। इसमें नेगेटिव आता है क्योंकि ये KOH सारे CO2 खा जाता है भाई, कोई प्लांट को बेचारे को कुछ मिलता ही नहीं CO2 के नाम पे, तो इसमें नेगेटिव आएगा, नेगेटिव स्टार्च टेस्ट, और इसमें पॉजिटिव। पहला ऑप्शन ठीक है, फोर्थ ऑप्शन भी, बोथ पॉटेड प्लांट्स वर केप्ट इन सनलाइट फॉर ए फ्यू आवर्स, ठीक है 6 आवर्स तक रखते हैं। वैसलीन का भी उपयोग करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे वैसलीन लगाते हैं ना कुछ लोग, जो बेसिकली ड्राइनेस से बचने के लिए वो वाली वैसलीन लगा रखी है, ये भी ठीक है। लेकिन इसमें बोल रखा है बोथ जार्स वर कवर्ड विद सेपरेट वुडन बेल जार्स। अरे भाई, अगर वुडन बेल जार का यूज करेंगे तो एक बात बताओ, यहां से सनलाइट अंदर कैसे आएगी? वुडन बेल जार में तो सनलाइट अंदर ही नहीं आएगी, तो ये तो वुडन पड़ते ही आना चाहिए कि ये गलत ऑप्शन, गलती ही चूज करना है, तो इसका आ जाएगा बी। फिर थर्ड, थर्ड में पूछ रखा है कि एक सीधी लाइन में चलने में और साइकिल चलाने में कौन से ब्रेन का कौन सा पार्ट यूज होता है? तो भाई मैंने तो इसको ऐसे याद कर रखा है, देखो साइकिल चलाते हैं तो बेल बजानी पड़ती है, बेल, साइकिल में बेल, बेल, और बेल से ब्रेन में सैरी बेल अम, सेरिबेलम, और ये कौन से पार्ट में है भाई? ये हाइंड ब्रेन में है, हाइंड ब्रेन में है। इसका मेडुला क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई मेडुला कंट्रोल करता है, मेडुला कंट्रोल करता है सैलाइवेशन, मेडुला कंट्रोल करता है वोमिटिंग,
मेडुला कंट्रोल करता है अपनी हार्ट बीट। तो सैलाइवेशन और वोमिटिंग तो पूछ ही नहीं रखा। वे साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते चलाते उल्टी आ रही है, ऐसा तो कुछ नहीं कर रखा इन्होंने। हाँ, अगर ऐसा होता कि कोई साइकिल चला रहा है और उसको उल्टी आ गई, साइकिल चला गई, इतनी साइकिल चला ली, तब हो सकता है मेडुल्ला के बारे में सोच सकते थे। होता ये बिहाइंड ब्रेन में ही है। तो ये उत्तर है इसका, सेरिबेलम, सी। फिर फोर्थ में पूछा है कि केमिकल सिग्नल, केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम साइनेप्स में, साइनेप्स में केमिकल सिग्नल। तो अगर मैं एक साइनेप्स बनाऊं और ये अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं, अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं, इससे अगले वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं, ऐसे कोई अगला न्यूरॉन होगा उसके डेंड्राइट्स हैं। तो यहाँ से ये गुब्बारे होते हैं केमिकल्स के, न्यूरोट्रांसमीटर के, और ये केमिकल यहाँ से ऐसे छिड़का जाता है और ये पहुंच जाता है डेंड्राइट पे। तो इसका उत्तर आएगा, और ये एक्सोनल एंड, एक्सोनल एंड, और ये डेंड्राइट एंड। तो ये सिग्नल कहाँ से कहाँ जा रहा है भाई? ये सिग्नल जा रहा है एक्सोनल एंड से डेंड्राइटिक एंड। इसका पहले न्यूरॉन का एक्सोनल एंड और दूसरे का डेंड्राइटिक एंड। तो इसका डी आ जाएगा, डी। फिफ्थ, फिफ्थ, शेर ने हिरण को खा लिया, हिरण ने घास खा ली, शेर ने झुट्टे को खा लिया। शेर बेसिकली शेर खाए जा रहा सबको। तो पूछा हमारे से कि ऑर्गेनिजम्स ऑफ हायर ट्रोफिक लेवल which feed on several types of organisms belonging to lower trophic level। मतलब हाइयर लेवल का कोई ऑर्गेनिज्म है, वो सेवरल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लोअर ट्रोफिक लेवल के को खा रहा है। जैसे शेर का एक दिन मन करा हिरण खा लिया, अगले दिन फोक्स को खा गया, फिर किसी दिन जैकल खा लिया, फिर किसी दिन बाइसन को खा लिया। तो उसका मन है भाई, शेर का शेर है, शेर तो शेर है, जो मन करेगा वो खा लेगा। तो ऐसे में चेन नहीं रहती, वेब बन जाता, वेब। तो इसका उत्तर आ जाएगा ए, फूड वेब। सिक्स्थ, सिक्स्थ है भैया बायोमैग्निफिकेशन का क्वेश्चन। accumulation of toxic substances at higher trophic levels of an ecosystem through the food chain, which of the following organism is affected the most? चलो देखो, इसमें पहले मैं पानी ले लेता हूँ, पानी, वाटर। इसमें डीडीटी का लेवल होता है 0.003 पार्ट्स पर बिलियन। फिर उससे ऊपर गए, इसमें आ जाते हैं छोटे छोटे जू प्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन्स बेसिकली जो एक्वेटिक प्लांट्स को खाते हैं और तैरते रहते हैं। जू प्लैंक्टन, इसमें प्लैंक्टन का मतलब होता है फ्री फ्लोटिंग ड्रिफ्टर्स। फिर इनको खा जाते हैं स्मॉल फिश, छोटी मछली जो जल की रानी है, जीवन उसका पानी। फिर बड़ी मछली भाई, बड़ी मछली, बड़ी मछली, बड़ी मछली, बड़ी मछली, बड़ी मछली। फिर बड़ी मछली को बर्ड्स वर्ड्स भी खा सकते हैं, एक आधे छोटी मछली को भी खा जाते हैं। लेकिन अब इसमें अगर ह्यूमन बीइंग्स नहीं होता तो मैं लार्ज फिश को सही मानता, पर ह्यूमन बीइंग आ गया तो ह्यूमन बीइंग तो भाई शेर को भी मार के खा जाता है इंसान। तो इंसान ये शार्क वगैरह का मीट भी खाते हैं लोग किसी किसी कंट्री में, मेडिटेरेनियन सी में, सी के आसपास जो रहते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, ह्यूमन बींग्स। अगर ह्यूमन बींग नहीं होता तो फिर फिर मैं लार्ज फिश करता इसको।
फिर सेवंथ में बोला टेंड्रिल ऑफ पी प्लांट। टेंड्रिल ऐसे ग्रो करते हैं, ऐसे 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 ग्रो कर जाते हैं टेंड्रिल। तो टेंड्रिल में बड़ा सिंपल है। अगर मैं मान लो एक ये पोल लूं और इस पोल पे कुछ कोई चीज ऐसे मतलब कोयल हो रही है, इस पे पोल पे कोई चीज कोयल हो रही है मान लो। तो देखो एक तो ये बाहर वाला सर्कल है और एक ये अंदर वाला सर्कल है। तो ज्यादा लेंथ किसकी है? बाहर वाले की ज्यादा लेंथ है। ज्यादा लेंथ है तो इसमें ज्यादा सेल होंगे। ज्यादा लेंथ तो तभी आएगी। वैसे तो सेल इलोंगेशन होता है, पर अब डिवीजन बोला है तो रैपिड डिवीजन, ये वाली लेंथ ज्यादा होगी और ये वाली लेंथ कॉन्टेक्ट से दूर है, कॉन्टेक्ट में नहीं है ये। कॉन्टेक्ट में तो ये वाली लेंथ है, छोटी वाली लेंथ। तो इसका उत्तर आ जाएगा डी, रैपिड डिवीजन इन टेंड्रिल सेल्स that are away from support। बिल्कुल इजी। फिर आते हैं एट्थ पे। एट्थ में क्या रखा है कि असर्शन दे रखा है हमें, नेचुरल रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विल नॉट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ माइक्रोब्स। सही बात है, माइक्रोब ये इन्हीं की जिम्मेवारी है ना, अपने बैक्टीरिया की फंगी की, यही साफ करते हैं। कोई मर जाता है तो जंगल वगैरह में, नेचुरल इकोसिस्टम में। तो ये तो ठीक है, माइक्रोब्स कंप्राइजिंग ऑफ बैक्टीरिया फंगी ब्रेक डाउन डेड रिमेन प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट गोइंग टू। सही बात, बिल्कुल रीजन भी ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन, वाओ। तो इसका उत्तर आ जाएगा ए। सही है, सब कुछ सही है, इसमें कुछ गलत है ही नहीं। इस पेपर में कुछ गलत है ही नहीं भाई, सब कुछ सही है। नाइन्थ, basic filtration unit in kidneys like in lungs is a cluster of very thin walled blood capillaries। सही बात है। ऐसे करके होता है। ग्लोमेरुलस। अच्छा, अब क्यों होता है ग्लोमेरुलस? ग्लोमेरुलस इसलिए होता है क्योंकि ये कैपिलरीज की जो सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत थिन है, और बहुत थिन है, बहुत थिन है। और इसमें ऐसे छोटा छोटा गैप भी होता है सेलों में। तो यहाँ से ये ब्लड छन 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 के आ जाता है भाई। उसका कारण तो सही यही है कि छन के आ जाता है, इसलिए यहाँ कैपिलरीज है। और अगर मैं लंग में ये एल्वियोली मान लूँ और फिर यहाँ भी ब्लड वेसल होती हैं, तो वो इसीलिए होती हैं क्योंकि बहुत थिन है, ब्लड कैपिलरीज बहुत थिन है। बहुत थिन है तो यहाँ से ऑक्सीजन चली जाती है, यहाँ से CO2 आ जाता है। तो रीजन तो सही होगा कि थिन होती हैं कैपिलरीज और इजीली आर पार मटेरियल चला जाता है। तो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन किडनीज लाइक इन लंग्स, ये बिल्कुल सही है। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन किडनीज एसोसिएटेड विद कप शेप्ड एंड ऑफ अ कॉइल ट्यूब कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल, ये बिल्कुल सही है। बोमेंस कैप्सूल यही होता है, बोमेन, यहाँ लिख देता हूँ, बोमेंस कैप्सूल, ये भी सही है। लेकिन एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, दो फैक्ट्स हैं अनरिलेटेड है आपस में। क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड कैपिलरीज, सही बात है, बिल्कुल है, लेकिन क्यों है उसका कोई रीजन नहीं दे रखा है, दोनों फैक्ट्स हैं। तो नाइन्थ का आंसर आ जाएगा ए आर ट्रू, नोट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो जो कि बनेगा क्या इसका, ये बनेगा नॉट करेक्ट बी। तो नाइन्थ का आ जाएगा बी। अब आते हैं भाई टेंथ पे, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या बोला है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स
जो ओजोन की धज्जियां उड़ा देते हैं, डिप्लीट करते हैं ओजोन को। 1987 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक एग्रीमेंट करा, 180 देशों ने उसमें पार्ट लिया, सब ने हाँ भर दी। एग्रीमेंट का नाम था मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा में शहर है। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब सीरीज ऑफ स्टेप्स जो उठाए जाएंगे। क्या स्टेप्स उठाए जाएंगे? स्टेप नंबर 1 कि हम CFC के लेवल को फ्रीज कर देंगे, CFC लेवल को फ्रीज कर देंगे एट 1986 लेवल्स। जो भी 1986 में CFCs के लेवल जो एनवायरनमेंट में फैल चुके हैं ऑलरेडी, उसको और नहीं बढ़ाएंगे, उतना ही रखेंगे। पहला एग्रीमेंट, पहला स्टेप एग्रीमेंट जिस पे सहमति बनी छात्रों। सेकंड है कि इन्होंने CFC की प्रोडक्शन ही बैन कर दी, बैन कर दिए, ये बैन, CFC बैन हो गए, बैन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बैन कर दिया। और थर्ड इन्होंने एग्री करा कि CFC हटाओ और इसकी जगह रिप्लेस कर दो, इसको रिप्लेस कर दिया इसको HCFC से, जो कि लेस ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल रखते हैं CFC के मुकाबले। ये होते हैं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और फिर इसके बाद 2016 में कैलगई एग्रीमेंट हुआ है। 2016 में कैलगई कहाँ गई भाई, कैलगई एग्रीमेंट। इसमें इनको भी हटा दिया, HCFCs को भी हटा दिया और होफो को ले आए, हाइड्रो क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोफ्लोरो ओल्फिन्स, इनको ले आए। इनका 0% जीरो ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल होता है, बेस्ट है। अब आज के दिन जितने भी फ्रिज हैं, जितने भी AC हैं, सब में यही डलते हैं, होफोस, HFOs ये डलते हैं। ठीक है, तो यही 3 पॉइंट लिख दोगे इसमें, एग्रीमेंट में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। रोल ऑफ ओजोन बहुत जरूरी है। देखो, ओजोन वैसे तो हमारे लिए हानिकारक है, मतलब अभी मैं किसी को जाके बोलूँ कि ले भाई ओजोन सूंघ ले, तो ठीक नहीं होगा, हो सकता है वो हॉस्पिटल लेके जाना पड़े, ज़्यादा सूंघा दी तो मर भी जाएगा। तो ओजोन, इसका सेकंड पार्ट, ओजोन का रोल है स्ट्रेटोस्फीयर में, अपर लेयर में। ट्रोपोस्फीयर में बैड है ओजोन, डेडली पॉइजन है। ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में अच्छी है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में क्या करती है ओजोन? देखो, जो सन से UV रेडिएशन आती है, UVB, इनमें कुछ एनर्जी ऐसी है कि ये ना हमारे सेल्स के अंदर जाती है, और फिर न्यूक्लियस के अंदर जाती है, और फिर हमारे DNA के अंदर जाती है, और फिर DNA का स्ट्रक्चर चेंज कर देती है। और उससे फिर हमें क्या क्या हो सकता है? देखो, एक तो स्किन कैंसर हो सकता है, क्योंकि ये UV रेडिएशन जाके भाई लीवर के अंदर तो नहीं जा रही ना, ये तो स्किन पे ही रुक रही है जाके। स्किन कैंसर हो सकता है, आंखों में रोशनी जाएगी तभी तो देख पाते हैं हम। तो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो सकती है, कॉर्निया खराब हो सकता है, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, स्नो ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। और कैटरेक्ट, कैटरेक्ट हो सकता है भाई, मोतिया, जिसमें आँख का लेंस हेजी हो जाता है। ये सारे चीज़ों से बचाती है हमें ओजोन, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम UVB। बहुत अच्छी ओजोन, थैंक यू ओजोन लेयर, हमें हमारी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। 11th क्वेश्चन कह रखा है, कौन सी रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी बनती है? भाई सब जानते हैं आज के दिन, एरोबिक रेस्पिरेशन में। क्यों बनती है? क्यों बनती है? क्योंकि क्योंकि बिकॉज 6 कार्बन ग्लूकोज is broken into
broken down into completely broken down into 6 CO2 molecules। और ये बॉन्ड ब्रेक होने से ही एनर्जी, बेसिकली एनर्जी का रिलीज होना है, ये बॉन्ड के टूटने उठने से ही कुछ रिलेशन है उसका। तो कंप्लीटली टूटेगा तो ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, और पार्शियली टूटेगा तो कम एनर्जी निकलेगी। तो इतना लिख देते इसमें बहुत है। फिर आते हैं 12 में बोला सेपरेशन लेफ्ट साइड राइट साइड बहुत यूजफुल है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड को अलग करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। फिश में होता है भाई एक चैम्बर, एक ओरिकल, एक वेंट्रिकल, और ये तो क्वेश्चन पेपर में ही है, कह रहा है फिश डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करती है, और इन्होंने मिक्स्ड ब्लड लिख रखा है, पता नहीं क्यों। तो फर्स्ट में ये है, सेकंड में हमारे से बोला है कि यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, और फिर लिखा हुआ है 3 चैम्बर हार्ट, फिर बोला मिक्स्ड ब्लड, और फिर बोला इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो 3 चैम्बर हार्ट होता है भाई फिश के बाद, एम्फीबियन में होता है, रेप्टाइल्स में होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। तो रेप्टाइल में क्योंकि एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल की, तो इसलिए यहाँ पे बेटर ऑप्शन होगा अपने पास कोई एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग, फ्रॉग लिख सकते हैं यहाँ, फ्रॉग। तीसरे में क्या रखा है, बर्ड्स एंड मैमल्स। इनमें तो 4 चैम्बर होते हैं। अच्छा, ये 3 में भाई 2 ओरिकल होते हैं और एक बड़ा वेंट्रिकल होता है। 4 चैम्बर होते हैं, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड लिखा हुआ है, और थर्ड पूछा टाइप ऑफ सर्कुलेशन, तो डबल सर्कुलेशन थर्ड में, फिल इन द ब्लैंक्स। फिर सेकंड पूछा इसमें कि मोस्ट एफिशिएंट कौन सी है, तो डबल सर्कुलेशन। सबसे एडवांस्ड एनिमल्स, मैमल्स, इतनी बड़ी वेल, इतने बड़े बड़े हाथी घूमते हैं, घोड़े चलते हैं, सब में डबल सर्कुलेशन है। पक्षी, चील, बाज, गिद्ध, पीकॉक, सब में डबल सर्कुलेशन है। डबल, हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर जाते हैं डबल सर्कुलेशन के दम पे। तो एफिशिएंट डबल 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 डबल। 13th, xylem tissue vessel trached root stem leaf interconnected to form a continuous system water conduct, explain how this is achieved। इसमें तो पूरी स्टोरी लिखनी पड़ेगी, स्टोरी स्टार्ट करोगे रूट हेयर से। रूट हेयर आयन एब्जॉर्ब कर लेगा सॉइल से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इसमें आयंस भर जाएंगे, जिसके अंदर एक हाइपरटोनिक मीडियम बन जाएगा, हाइपरटोनिक। फिर हाइपरटोनिक के बाद वाटर अंदर चला जाएगा, वाटर रशेज इन। फिर वाटर के पास आगे 2 पाथवे हैं, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। एक में कैस्पेरियन स्ट्रिप क्रॉस होती है, एक में नहीं होती। फिर करते 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 एपोप्लास्ट हो सकता है या सिम्प्लास्ट हो सकता है, और ये करते 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 रूट जाइलम में पानी भर जाएगा, इससे बनेगा रूट प्रेशर, जो कि काम करेगा नाइट टाइम में। फिर डे टाइम में क्या होगा, ये पानी है और यहाँ
लीफ मान लेता हूँ, लीफ में ये मान लेते हैं हम स्टोमेटा, और ये पाइप पूरी यहाँ तक जा रही है। तो पानी के वेपर्स बन जाएंगे, उड़ जाएगा पानी, पानी हवा में उड़ेगा, और वेपर्स बनेंगे, यहाँ से वेपर बाहर आ जाएंगे, और यहाँ आके थोड़े बहुत वेपर कंडेंस भी कर देंगे सारी जगह, थोड़ी बहुत, यहाँ थोड़ी कंडेंसेशन, यहाँ थोड़ी कंडेंसेशन, यहाँ थोड़ी 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 कंडेंसेशन चलती रहे, तभी तो हर जगह पानी पहुंचेगा। तो सारा उड़ ही जाएगा तो फिर मिलेगा कैसे पानी? तो फिर ये लिखोगे इसमें, फर्स्ट पॉइंट ये बनेगा, फिर सेकंड पॉइंट लिखोगे ट्रांसपिरेटरी पुल, ट्रांसपिरेटरी पुल, और इसमें डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, लॉस ऑफ वाटर थ्रू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, थ्रू एरियल पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ऐसा कुछ कुछ लिखना पड़ेगा। और ये काम करेगा भाई, जब सूरज होगा तभी तो इवेपरेशन अच्छा खासा होएगा, बढ़िया रेट पे होएगा। तो ये काम करेगा भाई डे टाइम, दिन के समय, दिन के समय, ये तो रात के समय चंदा मामा आ जाएगा जब, तब। और ये भाई दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश होगा। चलो अगला, बहुत बड़ा पैसेज दे रखा है, इज मिनिमाइज टू हेल्प, विच प्रोसेस इन दिस प्लांट्स इज मिनिमाइज टू हेल्प। देखो भाई, डेजर्ट का प्लांट, डेजर्ट में ऐसा तो नहीं है कि बहुत कोई फवारे चल रहे हैं डेजर्ट में, झरने बह रहे हैं कि डेजर्ट में जब आगे बारिश हो रही है और प्लांट्स को कोई कमी ही नहीं है। डेजर्ट में तो खूब कमी है पानी की। तो डेजर्ट वाला प्लांट अगर रात को ही अपने दिन में स्टोमेटा खोल देगा गलती से, तो सारा पानी उड़ जाएगा ये ट्रांसपिरेशन के थ्रू। उसमें बेचारे में पहले ही बहुत कम पानी है और झरने भी नहीं चल रहे वहाँ, तो इसलिए उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा ट्रांसपिरेशन। तो 15th के फर्स्ट का आ जाएगा ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपीरेशन को मिनिमाइज कर दिया। विच पार्ट ऑफ लीफ, भाई ये तो बच्चा बच्चा जानता है आज के दिन, स्टोमेटा। फिर अगला, इवेंट्स अकरिंग फोटोसिंथेसिस, ये बता सकते हो। पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। फिर दूसरा है इसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। इसके बाद थर्ड है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। फिर फोर्थ है अपना रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। और फिर इसके बाद डेजर्ट प्लांट्स की दुख भरी कहानी, कि डेजर्ट प्लांट बेचारे दिन में स्टोमेटा नहीं खोल सकते, रात को खोलते हैं, CO2 ले लेते हैं, इंटरमीडिएट तैयार कर लेते हैं। दिन में जब सनलाइट आती है तो इंटरमीडिएट से CO2 रिलीज करवा लेते हैं, और फिर अपना सनलाइट की एनर्जी से फिर वही स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल करके हाइड्रोजन से रिडक्शन करके कार्बोहाइड्रेट बना, ये सब कुछ दे रखा है पैराग्राफ में। अब फिर बोला है कि ओपन स्टोमेटल पोर बनाओ भाई। तो ओपन में तुम्हें ध्यान रखना है हमें कि भाई ओपन तब होते हैं जब पानी पी लेते हैं, गार्ड सेल जब खूब पानी पी के फैल जाते हैं ना, फूल जाते हैं, तब स्टोमेटा खुलता है, वैसे नहीं खुलता। तो पहले तो ये ऐसे फूले फूले से गार्ड सेल बनाना भाई, फूले फूले से गार्ड सेल बनाना, फूले फूले से गार्ड सेल बनाना, और इनके आसपास ये ऐसे एपिडर्मल सेल्स दिखा दो, एपिडर्मिस के सेल्स, एपिडर्मिस के सेल दिखा देना। और यहाँ एक न्यूक्लियस, यहाँ एक न्यूक्लियस, और ये इसके क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल, और यहाँ थोड़ा सा डिजाइन, यहाँ थोड़ा सा डिजाइन, यहाँ लिख दो ओपन स्टोमेटा। फिर 16th में दे रखा है बड लीफ प्लांट, बड लीफ प्लांट ब्रायोफिलम कहते हैं।
ऐसे यहाँ पे कुछ कुछ बर्ड्स होते हैं इसमें, और ये जैसे ही गीली मिट्टी पे गिरेंगे हर एक से एक प्लांट तैयार हो जाएगा। तो ये अपना ब्रायोफिल्म बोलते हैं इसको, ब्रायोफिल्म ब्रायोफिल्म। बड लीफ प्लांट, बड लीफ प्लांट, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बड्स हैं, बड्स 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 बड्स। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वन एडवांटेज बोला इन्होंने, वन एडवांटेज कि जो इससे नए प्लांट्स बनेंगे वो एग्जैक्टली कॉपी होंगे पेरेंट प्लांट के, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उनमें। तो ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट प्लांट। और इसकी डिसएडवांटेज होगी कि इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, नो वेरिएशन, मतलब बहुत कम, वेरी लेस वेरिएशन। तो वेरी लेस वेरिएशन कम आएगी तो फिर सर्वाइवल का चांस घट जाएगा। कोई नया अगर डिजीज आ गया तो फिर सारे प्लांट को प्रभावित कर देगा। तो डिसएडवांटेज लिखोगे लेस वेरिएशंस, लेस चांसेस ऑफ सर्वाइवल, ऐसे ऐसे करके। अच्छा, तीसरा बोला है कि गिव रीजन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैक्स जेनेटिक वेरिएशन, क्योंकि अपने ही सेल तो डिवाइड कर रहे हैं, वही सेल तो डिवाइड करे जा रहे हैं, वही सेल नए सेल बना रहे हैं, कोई गैमेट्स नहीं बन रहे, कोई डीएनए का कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से। तो एक ऑर्गेनिज्म में अपनी वेरिएशन है, दूसरे में अपनी वेरिएशन है, मिलके नई वेरिएशन भी आती है, तो वो सब नहीं हो रहा बिकॉज सिंगल पेरेंट है ना इसमें, बिकॉज ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। और बताओगे इसमें कि नो डीएनए कम्स फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो एक का ही डीएनए बार बार कॉपी करे जा रहे हैं, कॉपी करने में थोड़ी बहुत वेरिएशन आएंगी भाई, आएंगी। Why have higher plants resorted to sexual reproduction in spite of its complexity? तो फोर्थ का उत्तर लिखोगे increased chances of survival, increased chances of survival। इसमें वरदान मिलते रहते हैं, कोई प्लांट हो सकता है ज़्यादा पानी को टॉलरेट कर ले, कोई ज़्यादा हीट को टॉलरेट कर ले, कोई सॉइल सैलिनिटी को टॉलरेट कर ले, सब वेरिएशन के कारण। अब करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 16 का और और में फर्स्ट मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन और प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन स्टेज पी। भाई पी में मेरे को दिख रहा है कि नए नए सेल बन चुके हैं, तो नए नए सेल तो बनेंगे साइटोकाइनेसिस में। विच रिप्रोड्यूसेस बाय अबव मेथड, तो प्लाज्मोडियम जो मलेरिया करता है, मलेरिया पैरासाइट। नेम द मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू रेज प्लांट्स दैट हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड लिस्ट। अरे फिर वही वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एग्जाम्पल इसके वो हैं बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन, ये सब। फिर आ जाते हैं सेक्शन बी केमिस्ट्री। सेक्शन बी केमिस्ट्री 17। Which of the following is an example of displacement reaction? तो reaction of reactive metal with dilute acid,
बी रिएक्टिव मेटल विद डाइल्यूट एसिड, विद डाइल्यूट एसिड, जैसे कि देख लो जिंक प्लस HCl ZnCl2 प्लस H2। ये जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। 18th, to a small amount of copper oxide in a beaker, copper oxide, we add dilute hydrochloric acid slowly, ठीक है। चेंज इन कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, भाई इसमें क्या बनेगा, CuCl2 बनेगा प्लस H2 बनेगा। ये मेटल की ऑक्साइड है तो बेसिक होगी, ये एसिड है, ये साल्ट है, ये वाटर है, और कलर इसका हो जाता है। और कॉपर 2 क्लोराइड है, देखो भाई Cu2 आ रहा है यहाँ, तो कॉपर 2 क्लोराइड है, 2 क्लोराइड है, 2 क्लोराइड एक ही ऑप्शन में है, सी उत्तर है इसका। ब्लू ग्रीन कलर हो जाता है, हाँ ब्लू ग्रीन कलर होता है भाई, हाँ सच में ब्लू ग्रीन हो जाता है। 19th, Ki प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड से बना I2 प्लस KOH, तो बैलेंस करना, देखो I2 है यहाँ 1 है तो 2 लगा देंगे। अब 2 करा तो K भी 2 हो गया, K 2 हो गया तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। तो ये X था और ये Y था, तो इसका आ जाएगा A 2,2। फिर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला ये स्ट्रक्चर्स देखो, 1 2 3 4, H H H H H H H H H H, क्या नाम है इसका, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल है, एन ब्यूटेन। और दूसरा स्ट्रक्चर दिया है C C C C और H H H H H H, ये दूसरा दे रखा है और बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो ये होमोलोगस तो है नहीं, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो C4H10, इसमें देखो 4 कार्बन है, 3 और 3 6 हाइड्रोजन, और 3 9 हाइड्रोजन, और एक 10 हाइड्रोजन, तो C4H10। तो ये होमोलोगस में तो गैप होता है CH2 का, इसमें कोई गैप ही नहीं है, तो ये दोनों हम आइसोमर्स बोल सकते हैं, आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और स्ट्रक्चरल आइसोमर में भी चेन आइसोमर्स बोल सकते हैं इनको, क्योंकि कार्बन चेन की लेंथ इसमें 4 है, इसमें 3 है। सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो गलत है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सही है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो 3rd 4th सही है इसमें, तो डी आ जाएगा, 3rd and 4th। इजी है। अगला भाई, ये क्वेश्चन तो बहुतों ने गलत कर रखा है, मेरे को कईयों ने बोला कि कैल्शियम, भाई कैल्शियम में आग नहीं लगेगी। देखो कैल्शियम का टुकड़ा अगर मैं डालूंगा कोल्ड वाटर में तो ये फ्लोट तो करेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन के बबल्स चिपक जाएंगे रिएक्शन के कारण, फ्लोट तो करेगा, पर ये फायर को कैच नहीं करेगा, और ये फैक्ट है कि नहीं करेगा, इसमें कोई तो मैं नहीं हो सकती। जैसा है वैसा है, सी उत्तर आएगा इसका, नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। एनसीईआरटी में चेक कर सकते हो, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर में लिखा हुआ है कि कैल्शियम की रिएक्शन कैसी होती है, सब कुछ बता रखा है। अच्छा भाई, 3 में रखे हैं ग्लूकोज, पहले वाले में ग्लूकोज, दूसरे वाले में, और ये ऐसे करके कनेक्शन बना रखे हैं, बल्ब लगा रखा है तीनों में। और 3rd में भी यही है। HCl
और एल्कोहल। तो भाई इसमें देखो गुड कंडक्टर, विच केस विल द बल्ब ग्लो कंसिडरिंग ऑल कनेक्शंस कंप्लीट एंड वर्किंग, तो सिर्फ इसमें ही होगा थर्ड में, तो डी ऑप्शन आ जाएगा, केस 3 ओनली। ये लोग तो आयंस ही नहीं फर्निश करते ना, ये तो आयंस ही नहीं देते, आयंस ही नहीं प्रोड्यूस करते, तो फिर कैसे कैसे करंट चलवाओगे बताओ। आयन होते तो करंट चलता, करंट चलता तो बल्ब ग्लो करता, तो यहाँ ग्लो करेगा, यहाँ बाकी में नहीं करेगा ग्लो। क्वेश्चन नंबर 23, जिंक रिएक्ट्स विद NaOH, जिंक रिएक्ट्स विद NaOH, ये याद हो तो एम्फोटेरिक मेटल होता है, एम्फोटेरिक, दोनों से रिएक्ट करता है, एसिड बेस किसी को नहीं छोड़ता भाई, जो फंस जाए इसके, एसिड फंस जाए उससे रिएक्ट कर देगा, बेस आ गया तो बेस से कर देगा। और यहाँ बनता है Na2ZnO2 प्लस प्लस H2O बनता है शायद, या H2 बनता है, H2O या H2O में से एक बनता है, पर ऑप्शन में हमारे से यही पूछ रखा, नाम होता है इसका सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ठीक है। तो बेस एसिड सॉल्ट वाटर, हाँ ठीक है, सोडियम जिंकेट एक में ही है, ऑप्शन सी। अब आ जाओ 24। बैलेंस हो जाएगी क्या, इसको बैलेंस भी कर देते हैं, दो लगा दिया, दो Na हो गए, दो ऑक्सीजन हो गए और दो हाइड्रोजन हो गए, बैलेंस रही है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद मैनी कार्बन एटम्स लिंक टू ईच अदर, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सही बात है। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल सही है, बहुत, अरे वाह, तो सब कुछ ठीक है, ट्रू भी है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, अरे वाह, सब कुछ ठीक है इसमें। क्वेश्चन 25, सोडियम ऑक्साइड हो, देखो सोडियम का पहले लिखेंगे एटॉमिक नंबर 281, फिर इसका बनाएंगे अपना ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या क्रॉस जैसे भी, फिर ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2,6, इसका बनाएंगे 1 2 4 और 6। अब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और Na प्लस बना देगा, और ये रिएक्शन होगी 2 बार, और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन, यही वाले 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और ऑक्सीजन बना देगा O2 माइनस, ये कॉन्फ़िगरेशन थी 2 6, ये बन जाएगी 2 8, ये थी 2 8 1, ये बन जाएगी 2 8। तो बस अब ट्रांसफर दिखाना इलेक्ट्रॉन का, 2 सोडियम चाहिए हमें, 1 ऑक्सीजन है, 2 4 6, एक इलेक्ट्रॉन इससे आया, एक इलेक्ट्रॉन इससे आया, Na प्लस बन गए 2, और O 2 4 6 और 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी 2 माइनस। ये सब करना पड़ेगा, बिना कॉन्फ़िगरेशन के बात नहीं बनेगी, कॉन्फ़िगरेशन तो लिखनी पड़ेगी। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड Mg12 282 और क्लोरीन 17 287, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, तो ये 2 लूज करके बना देगा Mg2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये था 282 और ये बन जाएगा 28, और क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और Cl माइनस बना देगा, पर यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो ये रिएक्शन 2 बार करनी पड़ेगी, और ये 2 8 7 था और ये 2 8 8 बन जाएगा। तो मैग्नीशियम दिखाओ, 2 क्लोरीन दिखाओ, ये देखो 7 7 है, तो 2 4 6 7, 2 4 6 7, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके दिखाओ क्रॉस से, एक यहाँ गया एक यहाँ गया, Mg पे 2 प्लस, और Cl 2 4 6 इसके 7 इसके खुद के, एक बाहर का -1, और ऐसे हैं, ठीक है। 2 ग्राम of green colored ferrous sulfate crystal heated
विच टाइप ऑफ रिएक्शन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। ओके भाई, हीट करा इसको, हीट करा, हीट करे बिना वो टूटेगा ही नहीं, तो है ये एंडोथर्मिक, और इसको हीट से होने वाली है, सिंपल एंडोथर्मिक, हाँ, है ना, हीट से होने वाली रिएक्शन है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी से भी होती है, वाटर की जो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, फिर फोटो सनलाइट से भी होती है, जो AgCl और AgBr वाली। तो अगर मैं 26 देखूँ तो ये बनेगा FeSO4.7H2O, कलर होता है इसका ग्रीन, इसको हीट करो, FeSO4 कलर उड़ जाएगा, पानी उड़ जाएगा, प्लस 7H2O अलग हो गया, फिर इसको फिर हीट करो तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये हो जाएगा ब्राउन, और इससे निकलेगी बर्निंग सल्फर स्मेल, बर्निंग सल्फर स्मेल। टाइप एंडोथर्मिक है, और क्योंकि इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है तो डीकम्पोजिशन है, तो डीकम्पोजिशन है, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन, एक रिएक्टेंट मैनी प्रोडक्ट्स। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो देख लेते हैं। Fe2O3, 2 S हैं तो यहाँ 2 कर देते हैं, S 2 हो गए, ऑक्सीजन 3, 3 6 2 8 और 4 2, अब बैलेंस। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, ठीक है, करते हैं इसको सारे को।